नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। बुलेटिन की शुरुआत अब तक की अहम और खास खबरों के साथ और बात करेंगे 24 की खबर में उन खबरों की जो चुनाव के लिहाज से बहुत अहम हैं। चुनाव के शोर के बीच तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तीखी बयानबाजियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली में राष्ट्रीय रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। पीएम मोदी ने कहा कि अब नौकरी पाना आसान हो चुका है। रोजगार मेले की यात्रा इस महीने महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंची है। पिछले साल अक्टूबर में हमने इस मेले की शुरुआत की थी, तब से लगातार बीजेपी शासित राज्य रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर मिशन मोड में काम कर रही है और इस तरह के बयानों को लेकर विपक्ष की तरफ से निशाना भी साधा जा रहा है। नमस्कार। रोजगार मेले की यात्रा इस महीने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंची है। पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में ही रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी। तब से निरंतर केंद्र तो वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीए के कार्यकाल में 6% महिलाओं की नियुक्ति होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की नियुक्ति को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में रेल ट्रैक दोगुना हुए। आते हुए आज ये रोजगार मेला की 10वीं किश्त थी और इतना उत्साह देखने को मिला। और आज के रोजगार मेला की एक विशेषता तो ये थी कि लगभग 21% इसमें महिलाएं थी। यदि आप तुलना करें यूपीए के कार्यकाल के समय से, तो वहाँ कुल मिलाकर के 6.25% महिलाओं की नियुक्ति हुआ करती थी। अब वो बढ़कर के मोदी जी के कार्यकाल में दुगनी से भी अधिक हो गई, 12 से 13%, क्योंकि हर क्षेत्र में नारी शक्ति को मोदी जी ने बढ़ावा दिया। चाहे वो सदन में आरक्षण का कानून लाने की बात थी, चाहे फौज में कमीशन की अनुमति देनी थी, चाहे अंतरिक्ष में आज हमारी महिलाएं आदित्य सोलर मिशन जैसी की अगुवाई कर रही हैं, चंद्रयान की ज्वाइंट। दिल्ली में रोजगार मेले को लेकर विपक्ष के बयान पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि उनके समय देश का सोना गिरवी रखा गया, इस हाल में देश को पहुंचा दिया। आज भारत विश्व की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। छत्तीसगढ़ में कल मुझे पता चला कि वहां जितनी भर्तियां आई हैं उनका लोगों ने विरोध किया है, क्योंकि सब भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी हैं। आज देश में 37 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन हुआ और विपक्ष इसको लेकर बौखलाया हुआ। इन्होंने देश को कंगाल किया, उनको तो यही दिखेगा। उनके समय पर देश का सोना गिरवी रखा गया, ये हालात में पहुंचा दिया था। और सो कॉल्ड हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 3%, 2.5% पे पूरा देश 70 साल तक चला है। अब उन सब चीज़ों से हटकर आज फ्रेजाइल 5 यानी चरमराई हुई 5 अर्थव्यवस्थाओं की जगह भारत टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और यही कारण है कि जिन लोगों को भारत की तरक्की नहीं देखनी, भारत के बारे में बुराई ही करनी है, उनको तो तकलीफ होना जाए। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सभी राज्यों में चुनाव जीतेंगे। देश की जनता का पूरा भरोसा प्रधानमंत्री मोदी के प्रति है। केवल मैं नहीं, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक भी इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि 2024 में भी पूर्ण बहुमत के साथ मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार 5 राज्यों के चुनाव को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से केंद्र में उनकी सरकार ने काम किया है, उसका असर इन प्रदेशों के चुनाव पर भी पड़ने वाला है। आप स्वस्थ रहिए। देश की जनता का पूरा भरोसा, पूरा विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति है। और 2024 के चुनाव में ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक भी ये सच्चाई को स्वीकार करते हैं। 2024 में भी भारत का प्रधानमंत्री कोई बनने जा रहा है, क्लियर मेजॉरिटी के साथ, तो श्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही हमने 2 घंटे में वो कर दिखाया जो बीजेपी ने कहा था कि ये नहीं हो सकता। 26 लाख किसानों को 23 लाख करोड़ रुपए दिए गए, 5 लाख मजदूरों को 7,000 रुपए के हिसाब से दिए गए। कि जिस काम को बीजेपी ने कहा था कि नहीं किया जा सकता, उस काम को हमने 2 घंटों में करके दिखा दिया पूरे प्रदेश को।
10,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, किसान न्याय योजना 23,000 करोड़ रुपए 26 लाख किसानों को, मजदूरों को 7,000 रुपए 5 लाख मजदूरों को 7,000 रुपए हर साल। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने एक बार फिर से अडानी को लेकर, पीएम मोदी को लेकर निशाना साधा और कहा कि आज देश में खदान, एयरपोर्ट, पोर्ट्स अडानी को दिए जाते हैं। किसान के खिलाफ जो कानून बनाए गए वो कानून अडानी की मदद करते हैं। हिमाचल प्रदेश में सेब का पूरा व्यापार अडानी के हाथ में है। जम्मू कश्मीर में भी सेब का पूरा व्यापार अडानी के पास है। वो जो भी करते हैं देश के 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आप जाइए, सेब का पूरा बिजनेस अदानी जी के हाथ में। जम्मू कश्मीर जाइए, वहां पे सेब का बिजनेस अदानी जी के हाथ में। तो जो भी वो करते हैं अदानी जी के लिए, देश के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों के लिए करते हैं। और जो भी हम करते हैं, हम किसानों के लिए करते हैं, मजदूरों के लिए करते हैं, आदिवासियों के लिए करते हैं, दलितों के लिए करते हैं, पिछड़ों के लिए करते हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान रायपुर में बीजेपी नेताओं के और कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हमें कई जगह ऐसी शिकायतें मिली हैं कि सरकारी अधिकारी भाजपा का झंडा लेकर जाने वाली गाड़ियों को रोक रहे हैं। लोकतंत्र में कोई भी किसी को भी वोट दे सकता है। भाजपा नेताओं को डराने के लिए उनकी हत्या की जा रही है। कई क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टी किसी के अनुमति से उनके घर पे भी झंडा लगा सकती है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करने वाले या तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घर पे झंडा लगाते हैं, उसको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता को डराने के लिए उसकी हत्याएं हो रही है। हत्यारा सार्वजनिक तौर पर चैलेंज करते हैं, लेकिन भी चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के दमोह में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना की जाए। उन्होंने कहा कि बिहार में जातिगत जनगणना की गई है, जिसके अनुसार वहां 84% जनता SC, ST और OBC है। और जब हम ये चीजें उठाते हैं, जैसे जब हम आरक्षण की बात करते हैं, अब OBC, SC, ST के आरक्षण की बात हम करते हैं, या हम कहते हैं कि चलो जातिगत जनगणना करो, इसका मतलब क्या है? जातिगत जनगणना का मतलब है कि गिनती कर लो। हम जानना चाहते हैं कि देश में OBC वर्ग के कितने लोग हैं, देश में SC वर्ग के कितने लोग हैं, ST के कितने लोग हैं, क्योंकि अगर सरकार जानेगी नहीं तो सही तरह से न्याय कैसे दे पाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि भगवान राम से कांग्रेस को क्या तकलीफ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायत की है कि भगवान राम के मंदिर के फोटो होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, उन्हें हटाया जाए। सबसे पहले तो प्रियंका जी से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि भगवान राम और भगवान राम के मंदिर से आपको तकलीफ क्या है? कांग्रेस ने शिकायत की है चुनाव आयोग को कि भगवान राम के मंदिर के फोटो होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, वो निकाले जाएं। महाकाल महालोक के चित्र लगे हैं, वो निकालो। अब भगवान राम के होर्डिंग अगर लगे हैं तो राम तो रोम रोम में बसे हैं। मैं सबसे पहले तो प्रियंका जी से तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हर बार जब कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह चुनाव हारते हैं तो वो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस को आभास हो चुका है कि जनता ने मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का फिर से फैसला कर लिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार कांग्रेस को लेकर
तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि वो पहले खुद भी कांग्रेस में रहे, लेकिन अब वो कांग्रेस को हर कार्यक्रम में अपने निशाने पर रखते हैं। जब कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह जी चुनाव हारते हैं तो ईवीएम डब्बे पर प्रश्न उठाते हैं, तो मतलब इसका कि कांग्रेस को आभास हो चुका है कि उनकी इस बार भी चुनाव में जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने वाली है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी के समन पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा गहलोत का चुनाव खराब करना चाहती है और कांग्रेस नेताओं का मनोबल गिराना चाहती है, उन्हें डराना चाहती है। वो ऐसा करते हैं, हम डरेंगे नहीं, हम मजबूती से लड़ेंगे, इसका सामना करेंगे। वो जो भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं। गहलोत के इलेक्शन को स्पॉइल करने के लिए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने के लिए और हमारे जो आज नेता वहाँ है उनको डराने के लिए इनकम टैक्स का हो, ईडी का हो, ये काम कर रहे हैं। ये हमेशा करते हैं। इससे चंद लोग डर सकते हैं, लेकिन हमारे लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारे लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे। गहलोत और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि राजस्थान महिला अपराध की राजधानी बन चुकी है। यह कैसा राज्य है? दूसरा छत्तीसगढ़ है जहां मुख्यमंत्री का सबसे नजदीकी अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। और इसी तरह की बयानबाजी वार पलटवार दोनों तरफ से चल रहा है। जहां के मुख्यमंत्री के कार्यालय में एक राजस्थान, जहां पे उनके विभाग के अधिकारियों के सचिवालय में ही करोड़ों रुपए पकड़े गए, सोना के किलो पकड़ा गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री को थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए थी। भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित हो गए, एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचार का मामला। और ये नहीं लाल डायरी हम नहीं कहते, कांग्रेस के नेता कहते हैं लाल डायरी। काले कारनामे की लाल डायरी है गहलोत जी की। और राजस्थान में महिला अपराध की तो राजधानी बन गई देश की। 2 लाख मुकदमे महिला अपराध की। झारखंड में संकल्प यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज मैं यहां जो उत्साह और उमंग देख रहा हूं, उससे पता चलता है कि जनता ने संकल्प ले लिया है कि अगली बार फिर से यहां कमल खिलाना है और भाजपा को लाना है। जेपी नड्डा ने कहा कि जब मैं हेमंत सोरेन की बात करता हूं तो हमें ध्यान आता है कि इन्होंने आदिवासियों के बारे में किस तरह की चर्चा की। तो हमारे को ध्यान में आता है कि इन्होंने जनजाति के बारे में, ट्राइबल्स के बारे में चर्चा की और ट्राइबल्स के नाम पर वोट मांगे। और जितना नुकसान आदिवासियों का और आदिवासियों के हितों का हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारे पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को ईडी की गिरफ्तारी पर सांसद संजय राउत ने, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि ये हारने का डर है। 5 राज्यों के चुनाव भी हार रहे हैं और हारने के डर से वो बौखला गए हैं। जब उनको डर होता है वो इसी तरह से ईडी और सीबीआई का उपयोग करते हैं। ये हारने की डर है। 5 राज्यों के चुनाव भी हार रहे हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव हार रहे हैं। ये हारने की डर से ये बौखला गए हैं और ईडी को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। लेकिन मैं ये एजेंसी को बताना चाहता हूं, भाई आपकी प्रतिष्ठा तो पूरी खत्म कर दी है, लेकिन 2024 के बाद जिसने गलत काम किया है, वो चाहे अफसर हो या कोई भी हो, उनको भी जेल जाना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा।
हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा और ईडी सीबीआई को लेकर उन्होंने भी कहा कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहा है। बीजेपी हर पार्टी के लिए खतरा है। देश में जो प्रकार से, जो निर्लजता से भारतीय जनता पार्टी ये तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है, जो बेशर्मी से वो पैसों का व्यवहार कर रही है, लेन देन कर रही है और जो प्रलोभनों जो दे रही हैं, तो निश्चित रूप से वो एक लोकतंत्र के लिए भी खतरा है और जो है हर पार्टी के लिए खतरा है। और जो लोग उससे झुकते नहीं हैं उसको सीबीआई, ईडी के धाक धमकी देना है। ये देश का पूरा लोकतंत्र जो है खतरे में हो। और ये जो है आज डी के शिव कुमार जी ने जो कहा है वो सभी लोगों के लिए एक सिग्नल है, रेड सिग्नल, कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में 2024 में वो सफल हो गई तो ये देश में एक डिक्टेटोरियल तौर पे पूरे देश में। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा पर ईडी की छापेमारी पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि ईडी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ईडी ने ऑपरेशन लोटस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? ईडी को निष्पक्ष होना चाहिए, जो कि वो नहीं है। यह आपत्तिजनक है। हो ही नहीं सकता कि गलतियां कोई एक राजनीतिक दल के या विपक्ष के लोग हैं वही करते हैं और सत्ता पक्ष के लोग नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़ी हुई जो पार्टियां हैं ये सत्ता में हैं, तो इनके यहाँ कहीं कोई कमी ही नहीं है। ये ऑपरेशन लोटस कहां से होता है? बड़ी बड़ी राशियों की बात हम लोग सुनते हैं, तो ये ऑपरेशन लोटस, ये कमल कहां से खिलता है? तो उस पर ईडी का ध्यान क्यों नहीं गया? छत्तीसगढ़ में ही आपका नागरिक आपूर्ति निगम का नान का घोटाला हुआ, उतना बड़ा नगद राशि मिली, नगद राशि ऑन रिकॉर्ड है, एफआईआर दर्ज हुआ, उस पर ईडी ने काम क्यों नहीं किया? जयपुर में राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मैं जनता के बीच जाकर आया, वहां कांग्रेस का एक तरफा माहौल है। कांग्रेस देश की ताकत है। आज जो लोग भाजपा में जा रहे हैं वो जनता का कोई भला नहीं कर रहे। वो पार्टी के साथ तो धोखा कर ही रहे हैं, साथ ही देश और राज्य के साथ भी धोखा कर रहे हैं। ध्यान रखना, जैसे जैसे जनता का वोट बढ़ रहा है वैसे वैसे वो नेता जा रहे हैं जो जनता से जुड़े हुए नहीं है। अभी मैं पब्लिक में जाकर आया, एक तरफा माहौल है कांग्रेस का। कांग्रेस ताकत है हिंदुस्तान की और सच्चाई की, ईमानदारी की, काम की। जहां काम और राम है वहां कांग्रेस की सच्चाई और ईमानदारी है। कांग्रेस पार्टी वो है जो इस देश की संस्कृति की बात करती है, इस देश की विचारधारा की बात करती है, जो तिरंगे को अपना धर्म मानती है, जो आन बान और शान के साथ जनता की सेवा करती है। आज जो लोग बीजेपी में जा रहे हैं वो जनता का भला नहीं कर रहे हैं। बात आप ध्यान रखें। दो 2024 के चुनाव के शोर के बीच 2024 के चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी ने बड़ा परिवर्तन किया। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद नवनियुक्त हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने उन्हें पटका पहनाकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर सैनी को बधाई दी और कहा कि नायब सैनी पार्टी के लिए बेहतरीन काम करेंगे, हरियाणा में पार्टी को मजबूत करेंगे और पार्टी के काम करने को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। नायब सैनी ने मुख्यमंत्री के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और मुख्यमंत्री ने भी उन्हें बहुत बधाई दी। के लोग पार्क ही रहते हैं, उनका नहीं अब मंत्री नहीं, अब तुम्हें लोकसभा में चाहिए, लोकसभा ले जाओगे। तो एक एक कदम बढ़ते बढ़ते जमीन से जुड़ करके उठने वाले कार्यकर्ता के रूप में इनका एक स्थान बना। हरियाणा में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया और विश्वास जताया कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे और आने वाले वक्त में हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर फिर से बीजेपी जीतेगी और 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। ये जिम्मेवारी ये मेरे ऊपर नहीं, ये हरियाणा के हमारे लाखों कार्यकर्ताओं के ऊपर ये संगठन ने जो सोच करके विचार करके जिम्मेवारी दी है, ये सब कार्यकर्ताओं के ऊपर ये जिम्मेवारी दी है। क्योंकि हमारे सामने एक बड़ा 2024 का वो चैलेंज है।
चैलेंज भी है, क्योंकि विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा शेष नहीं बचा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने नायब सैनी को बधाई दी और कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हर छोटे कार्यकर्ता का सम्मान करती है। कोई कहीं पर भी हो, लेकिन बीजेपी में काम के आधार पर व्यक्तियों की पहचान की जाती है। और उन्होंने नायब सैनी की तारीफ करते हुए उनकी जिंदगी के कई पन्नों को पलटने के साथ उनकी तारीफ की और कहा कि आने वाले वक्त में बीजेपी इसी तरह से हरियाणा में और मजबूती के साथ आगे बढ़ती रहेगी। संगठन ने जो जिम्मेवारी भाई नायब जी को सौंपी है, हमारे संगठन की एक विशेषता है। मैं बार बार कहा करता हूं कि संगठन के ऊपर बैठे हुए लोगों की जो निगाह है वो बहुत पारखी निगाह है। एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो कभी गलियों के अंदर पोस्टर लगाता रहा हो और आज उसको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी यदि किसी संगठन में मिल सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी। हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदलने से अब विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी बीजेपी को लेकर बयान दिए जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बयान दिया। उदय भान ने एक तरफ उन्हें शुभकामनाएं दी तो साथ में ये भी कहा कि चाहे कितने ही परिवर्तन कर लें, अब कुछ नहीं होगा, डिब्बे बदलने से कुछ नहीं होता, इंजन खराब है, बीजेपी को परफॉर्मेंस करके दिखानी पड़ेगी। बाजी से और ऐसे बदलने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी कि भाई आपकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, आप लोगों के हितों के अनुरूप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ये आपको दिखाना पड़ेगा। आज क्यों प्रदेश को 4 लाख करोड़ के कर्जे में धकेल दिया? क्यों सामाजिक सुरक्षा इंडेक्स में जो है ना हरियाणा को असुरक्षित प्रदेश माना जा रहा है? आज क्यों मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार प्रदेश के अंदर बढ़ा है? ये जो मोहरे बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो सही कह रहे थे कि भाई डब्बा बदलने से कोई नहीं फर्क। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले डिप्टी सीएम और सीएम के चेहरे की भी खूब चर्चा हो रही है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां 4 डिप्टी सीएम बनाने का दावा करते हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टियां, विरोधी पार्टियां कांग्रेस से पूछ रही हैं कि आपका सीएम का फेस कौन है। ऐसे में जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सवाल का मुख मोड़ दिया और बीजेपी को लेकर कहा कि पहले 5 राज्यों में अपने सीएम का चेहरा घोषित करें। ये भी तो डिक्लेयर कर दें कि इनका कौन होगा। अभी राजस्थान 5 प्रदेशों में चुनाव लड़ रहे हैं, ये बताया ना इनका कौन सा इनका चेहरा है इन 5 प्रदेशों में। एक ही तो बता दें कोई भी। और यहाँ तो कोई पूछने की जरूरत नहीं है, सब जनमानस को पता भी है। जनमानस को पता है, किसी से आम आदमी बताओगे वो भी बता देगा कि कौन चेहरा है। मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बताएं कि इनकी पार्टी में कौन चेहरा है। चेहरा तो रामविलास शर्मा का था जब चुनाव हुआ था 2014 में। मौसम ठंड का है लेकिन सियासत का माहौल गरमाया हुआ है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने भी हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और सरकार की नीतियां खराब हैं। सुशील गुप्ता ने कहा कि आज हरियाणा में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। साथ ही उन्होंने HSSC के चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सरकार का युवा विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया। एक बार फिर हरियाणा सरकार की नाकामी पेपर लीक के मामले में, जो 21 और 22 अक्टूबर को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप डी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया था, वो एक सुनियोजित तरीके से लीक करा गया। सरकार की मिलीभगत के साथ लीक करा गया। अब कोई ना कोई कड़ा कदम अगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन के खिलाफ नहीं लिया जाता तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार की इजरायल और हमास का युद्ध चल रहा है, भीषण युद्ध चल रहा है। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और इस युद्ध को लेकर देश की, भारत की सियासत में भी चर्चा हो रही है। अभी कुछ दिन पहले इस युद्ध को लेकर शरद पवार के बयान के बाद सियासत गरमाई थी और अब इजरायल हमास युद्ध के बीच और इस संघर्ष को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव को लेकर भी सियासत गरमाने लगी है। युद्ध विराम को लेकर प्रस्ताव आया था और इस प्रस्ताव को 120 देशों ने समर्थन किया। यह प्रस्ताव बहुमत के साथ पास हुआ, लेकिन इजरायल ने कहा कि जब तक हमास का खात्मा नहीं करेंगे हम तब तक ये युद्ध नहीं रोकेंगे।
अब इस पर वोटिंग के दौरान भारत की तरफ से अनुपस्थित रहने का फैसला लिया गया। 45 देश ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसको लेकर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल उठाए हैं और उन्होंने सवाल उठाते हुए ये कहा कि मैं हैरान हूं कि भारत ने इस तरह से फैसला लिया। और फिलहाल 24 की खबर में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे खबरें अभी तक के साथ। नमस्ते।